नमस्कार दोस्तों, बाल टू बेंच एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 48 के संदर्भ में। धारा 48 में रिवीजन एंड रेफरेंस के संदर्भ में प्रावधान किया गया है। इसकी उपधारा 1 देखते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक बेयर एक्ट नहीं खोले हैं तो कृपया आप सब लोग अपने अपने बेयर एक्ट खोल लीजिए। दोस्तों, इसमें कह रहे हैं कि चकबंदी संचालक किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किसी मामले या की गई किसी कार्यवाही का अभिलेख उस कार्यवाही की नियमितता के विषय में या उस मामले अथवा कार्यवाही में उस प्राधिकारी द्वारा दी गई अंतर्वर्ती आज्ञा से भिन्न किसी आज्ञा की शुद्धता, वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है। मतलब इसमें यह कह रहे हैं कि चकबंदी संचालक अपने किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा निर्णीत किए गए मामले को, जो कि अंतर्वर्ती आज्ञा से भिन्न हो, उसकी नियमितता के विषय में या उस मामले की शुद्धता, वैधता या औचित्य के विषय में अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है और उसकी जांच कर सकता है, और संबद्ध फरीकों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात उस मामले या कार्यवाही में ऐसी आज्ञा दे सकता है जो वो उचित समझे। यानी कि वह दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देगा और उसके बाद में ऐसी आज्ञा वो दे सकता है जैसी वो उचित समझे। आगे धारा उपधारा 2 कह रहे हैं कि चकबंदी संचालक द्वारा उपधारा 1 के अधीन अधिकारों का प्रयोग उपधारा 3 के अधीन अभिदेश किए जाने पर भी किया जा सकता है। यानी कि पावर्स अंडर सबसेक्शन 1 मे बी एक्सरसाइज्ड बाय द डायरेक्टर ऑफ कंसोलिडेशन आल्सो ऑन ए रेफरेंस अंडर सबसेक्शन 3। यानी कि रेफरेंस के केस में भी चकबंदी संचालक रेफरेंस के केस में भी चकबंदी संचालक उपधारा 1 के अधीन अधिकारों का प्रयोग उपधारा 3 के अधीन कर सकता है। ठीक है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, वो मैं आप सब लोगों को एक एक करके पॉइंट वाइज बता रहा हूँ। आप उन सबको ज़रा याद रखिएगा क्योंकि वह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती हैं। पहली बात यह है कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 44 के अंतर्गत सरकारी गजट में विज्ञप्ति जारी कर चकबंदी उप निदेशक को पुनरीक्षण यानी कि रिवीजन सुनने का अधिकार एवं कार्य प्रतिनिधानित कर दिया गया है, यानी कि डेलीगेट कर दिया है। मतलब अधिनियम की धारा 48 में पुनरीक्षण की जो शक्ति चकबंदी निदेशक को दी गई है उसे राज्य सरकार द्वारा चकबंदी उप निदेशक को प्रत्यायोजित कर दी गई है। चकबंदी उप निदेशक के निर्णय से पुनः परीक्षण चकबंदी निदेशक के यहाँ दायर नहीं होता है। चकबंदी उप निदेशक का आदेश अंतिम होता है। ठीक है। और उच्च न्यायालय में जो मुकदमे जाते हैं वो अपील में नहीं बल्कि संविधान के आर्टिकल 226 के अंतर्गत रिट के रूप में दायर होते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम की धारा 48 चकबंदी उप निदेशक को पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान करती है और इसके कारण चकबंदी निदेशक उत्तर प्रदेश के सभी चकबंदी न्यायालयों का पर्यवेक्षक एवं अधीक्षक बन जाता है। भाई, चकबंदी निदेशक और उप निदेशक को पुनरीक्षण की शक्ति प्रदान कर दी गई तो पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी चकबंदी न्यायालय हैं वो उन सबका पर्यवेक्षक एवं अधीक्षक बन गया, क्योंकि वो जिस मामले को चाहे अपना समाधान करने के प्रयोजन से मंगा सकता है, उसकी जांच कर सकता है और उसमें दोनों पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात जैसी आज्ञा चाहे वैसी आज्ञा वो दे सकता है। अब एक पॉइंट ये आता है कि पुनरीक्षण अधिकारी द्वारा किसी मामले के संदर्भ में विचार करते समय ग्रहण किए जाने वाले कौन कौन से तथ्य होते हैं, यानी कि पुनरीक्षण अधिकारी को किन किन बातों पर विचार करना चाहिए, उसे किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं वो मैं आपको संक्षेप में बतलाता हूँ। इसमें सबसे पहले तो पुनरीक्षण अधिकारी को यह विचार करना होता है कि क्या विदिता ग्राह्य साक्ष्य पर
प्राधिकारी द्वारा तथ्य या विधि के निष्कर्ष को अभिलिखित करने में विचार नहीं किया गया था। यानी कि जिस व्यक्ति ने निर्णय दिया, जहाँ से फाइल मंगाई, मान लीजिए किसी सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी से फाइल मंगाई गई, तो उन्होंने जो एविडेंस लिया था उस पर जो उन्होंने निष्कर्ष दिया, तो निष्कर्ष करते समय उस साक्ष्य पर विचार नहीं किया था क्या? दूसरा है, प्राधिकारी द्वारा निकाला गया निष्कर्ष किसी साक्ष्य पर आधारित नहीं है। यानी कि उस प्राधिकारी ने जो निष्कर्ष दिया वो किसी एविडेंस पर आधारित नहीं था। तीसरा, प्राधिकारी ने तथ्य के निष्कर्ष को अभिलिखित करने में कोई प्रत्यक्ष अवैधता या अनौचित्य या कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता कारित की है। यानी कि उस प्राधिकारी ने जब निष्कर्ष दिया तो उसमें कोई अवैधता है, कोई अनौचित्य है, यानी कि जो निष्कर्ष दिया उसका कोई औचित्य नहीं है, या कोई प्रक्रियात्मक अनियमितता उसने कारित कर दी है। अब दोस्तों, चकबंदी कार्रवाइयों में बढ़ती निगरानियों को रोकने के लिए, क्योंकि इसमें चकबंदी कार्रवाइयों में जो रिवीजन दाखिल किए जाते थे वो बहुत बड़ी संख्या में दाखिल किए जाने लगे, तो उनकी बढ़ती संख्या को रोकने के लिए तथा कार्रवाइयों में होने वाले विलंब को दूर करने के उद्देश्य से धारा 48 में उत्तर प्रदेश भूमि विधि संशोधन अधिनियम 1982 द्वारा यह संशोधन कर दिया गया कि धारा 48 के अंतर्गत अंतर्वर्ती आदेश यानी कि इंटरलॉकुटरी ऑर्डर के विरुद्ध पुनरीक्षण दायर ना किया जा सकेगा। अगर आपको इस संदर्भ में धारा 48 में प्रावधान देखना है तो आप धारा 48 में स्पष्टीकरण 2 पढ़कर देखें, उसमें इसी संदर्भ में प्रावधान किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं, कुछ 1-2 पॉइंट और हैं, वो भी आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक चीज़ ये बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रतिप्रेषण आदेश जो अंतर्वर्ती आदेश है उसके विरुद्ध पुनरीक्षण पोषणीय नहीं होगा। रिवीजन नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट रिमांड ऑर्डर बीइंग इंटरलोकटरी ऑर्डर। रिवीजन नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट रिमांड ऑर्डर बीइंग अ इंटरलोकटरी ऑर्डर, यानी कि प्रतिप्रेक्षण आदेश जो कि एक अंतर्वर्ती आदेश है उसके विरुद्ध पुनरीक्षण पोषणीय नहीं होगा। जैसा कि हमने धारा 48 में स्पष्टीकरण 2 में अभी पढ़ा ही था कि अंतर्वर्ती आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण दायर नहीं किया जा सकेगा, तो प्रतिप्रेक्षण आदेश अगर अंतर्वर्ती आदेश है तो उसके विरुद्ध पुनरीक्षण पोषणीय नहीं होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि उपनिदेशक चकबंदी स्वतः अभिलेख मंगा सकता है या किसी पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर मंगाता है। ये एक प्रश्न है जो विद्यार्थियों के दिमाग में बार बार उन्हें परेशान करता है कि अगर उपनिदेशक चकबंदी रिवीजन करेंगे तो उसके लिए वो स्वतः अभिलेख मंगाएंगे या किसी पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर मंगाते हैं। तो दोस्तों, इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश जो चकबंदी नियमावली का नियम 111 बहुत महत्वपूर्ण है। नियम 111 में ये बताया गया है कि पुनरीक्षण के लिए आवेदन पत्र आवेदनकर्ता या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा चकबंदी उपनिदेशक को उस आज्ञा के जिसके विरुद्ध आवेदन हो दिनांक से 30 दिन की मियाद के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा। यानी कि पुनरीक्षण के लिए जो आवेदन पत्र है तो वो या तो आवेदनकर्ता दे देगा या उसका प्राधिकृत अभिकर्ता दे देगा, और चकबंदी उपनिदेशक को उस आज्ञा के जिसके विरुद्ध आवेदन है, जिसके विरुद्ध रिवीजन करा रहे हैं, जो आज्ञा दी गई थी किसी अधिकारी द्वारा, उसकी आज्ञा के दिनांक से 30 दिन के भीतर भीतर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निर्णय या आज्ञा की एक कॉपी होगी जिसके संबंध में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। आगे एक पॉइंट और आप ध्यान में रखिएगा कि उपनिदेशक चकबंदी के यहाँ पुनरीक्षण का आवेदन पत्र किसी भी प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध दिया जा सकता है, चाहे वह सहायक चकबंदी अधिकारी हो या चकबंदी अधिकारी। उनके आदेश से सीधे पुनरीक्षण आवेदन पत्र चकबंदी उपनिदेशक के यहाँ दिया जा सकता है। वैसे चकबंदी अधिकारी जो होता है उस चकबंदी अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के यहाँ होती है, किंतु बिना अपील दायर किए भी पुनरीक्षण का प्रार्थना पत्र चकबंदी उपनिदेशक के यहाँ दिया जा सकता है। यह आपको प्रैक्टिस में काम आएगा। अगली जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपको याद रखनी है वो ये है
कि पुनरीक्षण न्यायालय जो रिविजनल कोर्ट है वो एक अपीलीय न्यायालय के रूप में कार्य नहीं कर सकती। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक लास्ट पॉइंट है कि चकबंदी उपनिदेशक को रिवीजन की तो पावर है, लेकिन उसे रिव्यू की पावर नहीं है। मतलब चकबंदी उपनिदेशक को अपने ही द्वारा पारित किए गए निर्णय व आदेश का पुनर्विलोकन करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको धारा 48 का विषय काफ़ी क्लियर हो गया होगा। जितने पॉइंट्स मैंने बताए हैं, अगर आप उतने पॉइंट्स भी याद कर लेते हैं तो प्री परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं इंटरव्यू तीनों के लिए पर्याप्त होंगे। अंत में मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक अवश्य करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।